कानून को लागू करके भारतवर्ष एक निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहा है तथा न्याय के लिए एक नए विजन को भी अपना रहा है। यह विजन एक ऐसे समाज की हमारी सामूहिक आकांक्षा पर आधारित है जहाँ न्याय सभी के लिए सुलभ हो, जहाँ कानून का शासन कायम हो और जहाँ हर व्यक्ति की गरिमा बरकरार रखी जा सके। हमारे देश के संविधान ने न्याय संगत, निष्पक्ष और स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित कानून पर सदैव बल दिया है। इसलिए अगर इन कानूनों के विवरण में हम जाकर के देखेंगे तो यह स्पष्ट रूप से हमें नजर और समानता सुनिश्चित करता है। मुझे स्मरण है नवंबर 2023 में देश की संसद में जब इन कानूनों से संबंधित विधेयक के इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाए और उस समय भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उनका संदेह दूर करते कहा था कि अंग्रेजों ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए ये कानून बनाए थे, यानी इसका मुख्य उद्देश्य था गुलाम प्रजा को गवर्न करना ताकि अंग्रेजी राज इस देश में सुरक्षित रह सके। मैंने संविधान सभा की कार्रवाई पढ़ी है। 3 जून 1949 को जब राष्ट्र के नीति निर्माता संविधान सभा में राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के संविधान पर चर्चा कर रहे तब एक सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि जब हम इस देश के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण कर रहे हैं तब हम ऐसी व्यवस्था अमल करनी चाहिए जिससे आम लोगों के प्रति सभी मामलों में न्याय हो सके। एक दूसरे सदस्य प्रोफेसर सिब्बललाल शर्मा ने कहा था कि वर्तमान न्याय प्रणाली यानी जो अंग्रेजों ने बनाई उसे तुरंत बदल दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर एक ऐसी न्याय प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जिससे लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। संविधान सभा के ही एक अन्य सदस्य डॉक्टर पीके सेन ने कहा था कि भारत की स्थिति में इंग्लैंड का अनुसरण नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने शासन के लिए दमन की नीति को अपनाया, लेकिन ये सच है उस बदलाव की प्रक्रिया में काफी देर हुई। 7 दशक पश्चात आखिरकार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करने वाले कानूनों में हमारे संविधान की भावना का समावेश हो सका और हम सब इसके गवाह बन सके, ये हम सबका सौभाग्य है। भारतीय न्याय संहिता ने आज 1860 के आईपीसी को रिप्लेस किया है। इसका फोकस जैसा स्वाइन साहब ने बताया रेस्टोरेटिव जस्टिस और विक्टिम के अधिकारों पर केंद्रित। यह कानून केवल दंड पर फोकस न करके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका उद्देश्य अपराध के मूल कारणों को एड्रेस करना है और अपराधियों को सुधार करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने का अवसर भी प्रदान करने का है। इसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 को अब रिप्लेस किया है जिससे त्वरित एवं निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित किया जा सके। इस नए कानून के माध्यम से ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में देरी समाप्त हो सके। जस्टिस इज नॉट ओनली डन बट सीन टू बी डन ऑन टाइम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं, अभियुक्तों के अधिकारों की सुरक्षा पर भी बल देता है। तीसरे और अत्यंत ही महत्वपूर्ण कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिप्लेस किया है तथा एविडेंस कलेक्शन और न्याय प्रक्रिया में उसके उपयोग को कैसे आधुनिक बनाया। इस कानून के माध्यम से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विशेष रूप से बल दिया गया है जिससे एविडेंस की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी दोनों सुनिश्चित की जा सकेगी। न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत बनाने के इस कानून के द्वारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और फॉरेंसिक के महत्वपूर्ण टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, इसकी व्यवस्था की गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर आधारित ये तीनों कानून अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण व्यवस्था में आदर्श बदलाव को दर्शाते हैं। मित्रों,
150 वर्षों से चले आ रहे कानूनों में जिस प्रकार रिफॉर्म करके गुलामी के चिन्हों को मिटाया गया है और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा की व्यवस्था की गई है, वह मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी की सभी के लिए न्याय की प्रतिबद्धता का एक जीवन प्रमाण है। यह तीनों कानून हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को सशक्त बनाते हुए आधुनिक समय के साथ आगे बढ़ने और भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ये सच है कि अंग्रेजों ने जब कानून बनाया था वो दंड केंद्रित था, न कि वो न्याय केंद्रित था। ये तीनों कानून दंड केंद्रित न हो, न्याय केंद्रित है और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और मानवीय गरिमा को भी सुनिश्चित करते हैं। मैं का और महत्वपूर्ण तथ्य आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आजादी के पश्चात पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आतंकवाद की व्याख्या करने का काम भारतीय न्याय संहिता कानून ने किया है, जिसका जिक्र अभी साहब ने किया है। उसे ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरा पहुंचाना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना। जिस कृत्य से स्थानीय स्तर पर शांति भंग हो सकती है उसे आतंकवाद माना गया है। मैं समझता हूँ यह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संकल्प और मजबूती प्रदान करेगा और उसके समूल सफाई के अभियान को नई गति प्रदान करेगा। संगठित अपराध की भी व्याख्या मेरे पहले बताई गई है। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह यानी सेडिशन को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर देशद्रोह को शामिल किया गया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को इस श्रेणी में रखा गया। जो भी व्यक्ति अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का सहारा लेता है, वह देशद्रोह का अपराध माना जाएगा। मॉब लिंचिंग को भी नए कानून में जगह दी गई और उसमें न्यूनतम 5 साल की कैद से लेकर अधिकतम फांसी तक की सजा का प्राविधान किया गया। मित्रों, नए कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ मिलकर आम आदमी की सुरक्षा करेंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का स्टेटमेंट एंड आई कोट, न्याय को मजबूत प्रशासन देने के लिए संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच काम का बंटवारा किया। पहली बार तीनों मिलकर दंड केंद्रित नहीं बल्कि न्याय केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्थापित होंगे। ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है। इन्फोर्समेंट के लिए निष्पक्ष, समयबद्ध, एविडेंस बेस्ड स्पीडी ट्रायल होगा।